Hello everyone, I am Shikha Jha. Today we are going to continue our chapter Life Processes of Class 10. We have already studied about the basics of the life processes. We know that in this process there are four processes are involved: nutrition, respiration, transportation and excretion. Nutrition is simply the intake of food. After as we intake the food, what happens? We intake the complex food material. What are those the complex food material? They are the carbohydrate, protein or fats. We eat that and then these complex food material is digested and it forms into the simpler form. So this is called as the digestion or nutrition in human. तो डाइजेशन में क्या होता है, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को खाते हैं वो छोटे छोटे फूड मटेरियल के अंदर बदल जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूट जाता है. ये सब पूरे डिटेल में हम लोग न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड माई दैट वीडियो देन आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड बेटर. तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में. और प्रोटीन किस में टूटता है? अमाइनो एसिड में. और फैट्स किस में ब्रेक डाउन होते हैं? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में. तो हम लोग जानते हैं कि जो डाइजेशन का या न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है या हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? ताकि हम लोगों को उससे एनर्जी मिल सके. तो जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं उसको सिंपल फूड में चेंज करते हैं, उसका पर्पस यही होता है कि ये जो सिंपलर फूड्स हैं वो हम लोगों को एनर्जी दे सकें. तो ये सारे ही चीज़ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल हम लोगों को एनर्जी देता है. ठीक है. तो अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल जो है वो किस तरह से हम लोगों को एनर्जी देता है या किस तरह से हम लोग के बॉडी के वेरियस फंक्शन में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. इस वक्त हम लोग ग्लूकोज किस तरह से हम लोगों को एनर्जी देता है इसके बारे में पढ़ेंगे. ग्लूकोज जो होता है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है. पहले तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो छोटे छोटे कंपोनेंट में टूटता है और ग्लूकोज बनता है. ग्लूकोज भी फर्दर ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद वो एनर्जी देता है. ये जो प्रोसेस है, इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने का, छोटे छोटे कंपोनेंट में और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन होने का और एनर्जी देने को ही हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो रेस्पायरेशन किसको कहते हैं? रेस्पायरेशन इज सिंपली द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट बाय विच वी गेट द एनर्जी. ये एनर्जी जो है हम लोग को वेरियस फंक्शंस करने में मदद करता है हम लोगों के बॉडी का, जैसे कि टिश्यू को रिपेयर करना, नया टिश्यू बनाना, हर काम जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोगों को एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है. जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आपको एनर्जी का ज़रूरत पड़ रहा है. चलना, दौड़ना, खेलना, सब में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ये एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज से मिलता है. ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और हम लोगों को एनर्जी मिलता है. इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पायरेशन बोलते हैं. ग्लूकोज कैसे बना? कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन से. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन. फिर ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन हुआ और हम लोगों को एनर्जी दिया. इसको क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन. तो आइए डिटेल में हम लोग रेस्पायरेशन को जानते हैं. अच्छा, एक बहुत बेसिक सा चीज़ है कि रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग जो है वो सेम चीज़ नहीं है. ब्रीदिंग क्या होता है? हम लोग जो सांस लेते हैं, जो इनहेल करते हैं और जो एक्सहेल करते हैं, उसको बस ब्रीदिंग बोलते हैं. जैसे ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम लोग अपने माउथ से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, इसी को ब्रीदिंग बोलते हैं. पर फर्दर ये जो ऑक्सीजन है ये मदद करता है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में और एनर्जी को बनाने में. इसको हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं. तो ब्रीदिंग क्या है? जस्ट the in and out of the air from our mouth or body, from the lung. But what is respiration? Respiration is the breakdown of this food, simpler form of the food, into energy. This is called as the respiration. तो रेस्पायरेशन के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़, ग्लूकोज को जो है वो ब्रेक डाउन करना पड़ता है एनर्जी में. तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कभी कभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और कभी कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत इन लोगों को नहीं पड़ती है. तो उसी के बेसिस पे रेस्पायरेशन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं. एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन. तो रेस्पायरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन हम लोग समझ लिए कि रेस्पायरेशन क्या होता है. रेस्पायरेशन सिंपली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनटू द एनर्जी. कैसे होता है, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में. लेकिन इसको, ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ने के लिए हम लोगों को समटाइम्स ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. कुछ ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है.
तो जिनको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब जिस प्रोसेस में हम लोगों को ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज का फर्दर किस तरह से ब्रेक डाउन होता है और हम लोगों को अल्टीमेटली एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है C6H12O6। इसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि ये 6 कार्बन से 3 कार्बन में टूटता है। तो जैसे ग्लूकोज भी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में टूटता है। इसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को होने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें ऑक्सीजन का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूटता है, उसके बाद पायरुवेट मॉलिक्यूल का 3 फिट होता है, 3 अलग अलग जगह पे जा सकता है। जैसे अगर ये यीस्ट में है, यीस्ट में अगर ग्लूकोज पायरुवेट में बदला है तो ये जो है फर्दर चेंज होगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी देगा। अल्टीमेटली रेस्पिरेशन क्या है? ग्लूकोज से एनर्जी का प्रोडक्शन। तो सबसे पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ये हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा जितना भी पार्ट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनल को कैरी करता है, जैसे कि वन ऑफ देम इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो साइटोप्लाज्म है ना सेल के अंदर, इसी के अंदर ये प्रोसेस होता है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाता है क्योंकि पायरुवेट जो है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। उसके बाद यीस्ट के अंदर क्या होता है? ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये जो एनर्जी है ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, अभी देखते हैं पहले हम लोग बेसिक्स। तो यीस्ट में क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? C2H5OH। ठीक है, फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग देख रहे हैं इसका प्रोसेस। तो ये इथेनॉल में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी किसमें? यीस्ट में। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कॉमर्शियल यूज़ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जैसे हम लोग केक वगैरह बनाते हैं, तो केक बनाते हैं तो क्या होता है? हम लोग पहले बैटर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब हम लोग केक बनाते हैं तो वो केक बहुत स्पॉन्जी फुला हुआ बनता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल उसके अंदर आते हैं वो उसकी वजह से वो फुला हुआ दिखता है, उसकी वजह से वो स्पेस वगैरह बन जाता है। उसके अलावा अल्कोहल बनाने में, बीवरेज में, बहुत सारी चीज़ों में फर्मेंटेशन का यूज़ होता है। तो ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, यानी कि जो यीस्ट में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ हमारा कॉमर्शियल यूज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको जानते हैं, ह्यूमन के अंदर जो होता है। ठीक है, क्या अच्छा ये जो प्रोसेस है यीस्ट के अंदर, इसमें ऑक्सीजन का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन है तब तो ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये इस तरह से प्रोसेस करता है। और हम लोगों के अंदर क्या होता है? ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये इस साइटोप्लाज्म से पास करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है। यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बना, वहाँ से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? इस पायरुवेट मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्लीट ब्रेक डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। पर यहाँ पे यीस्ट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। कंप्लीट ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है? कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब हम ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे फोटोसिंथेसिस में, तब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस बहुत अच्छे से बताए थे। ठीक है, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माई दैट वीडियो देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ये जो है ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फुली, मतलब ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया। एक बार देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है?
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई एक चीज नहीं होगा, जैसे या तो सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन होगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज में C6H12O6 तीनों मॉलिक्यूल है, C भी है, H भी है, O भी है, लेकिन यहाँ पे जब इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, वाटर में कार्बन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ इथेनॉल में कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चीज़ है, तो ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, लेकिन C6 से C2 तक तो आया है, यानी कि ब्रेक डाउन तो हुआ है, एनर्जी तो रिलीज हुआ है, लेकिन कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों के अंदर क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन का, सॉरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। इसमें हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आफ्टर ऑल हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जो ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, किसको करते हैं, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का इनहेल क्यों करते हैं, यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो हम लोगों की बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, लेकिन उतना ऑक्सीजन हम लोग जल्दी से जल्दी इनहेल नहीं कर पाते हैं। तो जब ऑक्सीजन का कमी होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है, उस केस में हम लोग का जो मसल टिश्यू है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड बना देता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, C3H6O3, यानी कि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे भी नहीं होता है मसल्स में। कब होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, थक जाते हैं, उस समय क्या होता है, मसल्स के अंदर ऐसा होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उस समय हम लोगों को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फेट हम लोग, पहले तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में बदल जाएगा, साइटोप्लाज्म में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाइरुवेट में बदल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज किस में बदला, पाइरुवेट में। उसके बाद पाइरुवेट जो है 3 जगह पे बट गया। यीस्ट के अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में चला जाता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है पाइरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग वापस से एक्सहेल कर देते हैं, वाटर भी कुछ अमाउंट में यूज़ करते हैं, कुछ बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, और एनर्जी का हम लोग पूरी तरह से यूज़ कर लेते हैं। जब कमी रहता है हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन का, तो उस वक्त लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है हमारे मसल टिश्यू में। इसकी वजह से हम लोगों को कभी कभी मसल्स में पेन वगैरह भी होता है, क्योंकि कंप्लीटली ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज का फेट 3 जगह, पाइरुवेट का फेट 3 जगह पड़े। हम लोगों से पूछ सकता है कि पाइरुवेट का फेट क्या क्या होता है, तो या तो वो यीस्ट में जाएगा तो फिर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा, या तो फिर मसल टिश्यू में वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा, या फिर हम लोगों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। यही प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। यीस्ट में फर्मेंटेशन कहते हैं उसको, हम लोगों के अंदर इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने में ऑक्सीजन का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन फर्दर जब ऑक्सीजन नहीं है तो उसके यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करेंगे। हम लोग को ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है रेस्पिरेशन के लिए, मसल में ऑक्सीजन की कमी होने से लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो 2 चीज़ हम लोग देखें, या तो इन दोनों केस में हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए और इस केस में हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। तो इसी के हिसाब से रेस्पिरेशन 2 पार्ट में है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है, जब ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ा तो इसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन का नहीं ज़रूरत पड़ा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोगों के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक या एनारोबिक, एरोबिक होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। यीस्ट के अंदर में या मसल टिश्यू के अंदर में हमारे अंदर ही किस चीज़ का, किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस हम लोग अभी समझते हैं अच्छे से डिटेल में। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो एनर्जी हुआ है ये आखिर किस फॉर्म में हम लोग के बॉडी में रहता है। अब जैसे हम लोग कोई भी काम वगैरह करते हैं, अच्छा एक चीज़ और, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, जहाँ ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे एनर्जी हम लोग एटीपी के फॉर्म में स्टोर रखते हैं ना, तो वो 38 या फिर कहीं पे 36 भी लिखा रहता है, 2 मॉलिक्यूल ये जो पाइरुवेट, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने में होता है उसको भी ऐड करते हैं, तो 36 या फिर 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कब, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तब सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये एटीपी क्या है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ ना इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी बना ना, ये एनर्जी कहाँ पे यूज़ होता है, एडीपी
और इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला करके एटीपी बनाने में यूज़ कर देता है। ये एटीपी क्या है? यही हम लोगों का एनर्जी करेंसी है। जैसे कि हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को पैसे मिलते हैं, वही पैसे हम लोग दुकान पे दे करके सामान लेते हैं, यानी हमारा करेंसी क्या है? वो जो पैसे हम लोगों को रहता है। लेकिन जो सेल होता है उसका करेंसी क्या है? उसका करेंसी है एटीपी। यानी कि जब भी उसको कुछ काम करना है तो वो एटीपी को खर्च करता है, एटीपी के ही फॉर्म में उसके पास एनर्जी स्टोर रहता है। तो ये जो एडीपी है इसका क्या, ये पूरा नाम क्या हुआ? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। और एटीपी का पूरा नाम क्या हुआ? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एडेनोसाइन है ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फेट से बाइंडेड रहता है। इसमें क्या करता है? एक और मॉलिक्यूल ऑफ फास्फेट को लाता है और ऐड करता है। कौन करता है? ये एनर्जी जो हम लोगों को मिला है, ये एनर्जी अपने आप को यूटिलाइज करता है और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। तो जैसे ही वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है ना, तो ये एनर्जी के फॉर्म में हम लोग की बॉडी में स्टोर रहता है। जब हम लोग काम करते हैं तो फर्दर ये एटीपी क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किसमें? एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। और इससे क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है। एटीपी से इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला करके एनर्जी का यूज़ की, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ और एटीपी बनाए और हम लोग के पास रख लिए। जैसे हम लोग अपने मोबाइल में भी पैसे को रख लेते हैं ना, और जब ज़रूरत पड़ता है तो मतलब बैंक में रख देते हैं, वो अल्टीमेटली आ जाता है हम लोग के पास। जब ज़रूरत पड़ता है हम लोग वैसे यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही क्या करते हैं, ये जो एनर्जी है इसका भी हम लोगों को बॉडी में काम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? एडीपी से इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला के, यानी कि यहाँ पे 2 फास्फेट है, एक और फास्फेट मिलाते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं। यहाँ एटीपी के फॉर्म में हम लोग एनर्जी को स्टोर रखते हैं। फिर जैसे ही हम लोग काम करते हैं, ये एटीपी क्या होता है? फर्दर एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में ब्रेक हो जाता है और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होता है वही हम लोग को मदद करता है फर्दर हमारे प्रोसेस में। तो एटीपी क्या है? एटीपी हम लोग का एनर्जी करेंसी है ऑफ द सेल, जो हम लोगों को जब भी हम लोगों को काम पड़ता है, कुछ भी काम रहता है, तो हम लोग इसी एटीपी का यूज़ करते हैं। ये हम लोग के सेल में स्टोर्ड रहता है, हर सेल के पास अपना एटीपी होता है, तो ये हम लोग के सेल में स्टोर रहता है। और जब हम लोग फंक्शन करते हैं तो ये एटीपी ब्रेक डाउन हो जाए एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में और हम लोगों को एनर्जी देता है। जब एडीपी से इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलता है और एटीपी बनाता है तो एनर्जी यूटिलाइज होता है, एनर्जी हम लोगों को देना पड़ता है। कौन सा एनर्जी? जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बना। लेकिन जब एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूटता है तो एनर्जी का रिलीज होता है। ठीक है, तो हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में देख लिए। ठीक है, ये देख लिए कि क्या होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज सिंपली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि हम लोगों का डाइजेशन के प्रोसेस में बना था, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी का मिलना, यही रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और एनारोबिक में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है ग्लूकोज का और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और एरोबिक में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, यानी कि पूरी तरह से वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? 38 या फिर 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन जो एनारोबिक है उसमें क्या होता है? सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है। एक बार हम लोग अच्छे से एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ठीक से देख लेते हैं, एग्जाम में दिस माइट आस्क। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, दिस प्रोसेस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक में क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज या तो फिर अगर ये हम लोग यीस्ट में ले तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदलता है, और अगर हम लोग मसल टिश्यू में देखें तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बनता है। तो ये कहाँ पे होता है? मसल टिश्यू में, और ये कहाँ पे होता है? यीस्ट में होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है, जैसे 38 एटीपी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? लो अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है, जैसे कि सिर्फ 2 एटीपी। अच्छा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? ये ह्यूमंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ये और भी अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स है, उसके अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? यीस्ट के अंदर होता है, मसल टिश्यू के अंदर होता है। और एक पॉइंट जो हम नहीं लिखे हैं,
ये जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि फर्दर पायरुवेट कहाँ चला जाता है? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर नहीं जाता है। तो ये 4-5 डिफरेंस है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ पे एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एंड मसल टिश्यू। तो हम लोग रेस्पिरेशन का बेसिक समझ लिए, क्या होता है रेस्पिरेशन, कैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, क्या क्या पायरुवेट का फेट होता है, कहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फर्दर ये जो रेस्पिरेशन है ये डिटेल में एनिमल में किस तरह से होता है, ह्यूमन बीइंग में किस तरह से होता है और प्लांट्स में किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग रेस्पिरेशन किस तरह से ह्यूमन बीइंग में या प्लांट में होता है वो समझेंगे। That's it for this video. Thank you so much. Please subscribe to my channel. Thank you.